हेलो। नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे संग डॉक्टर बासु है। और डॉक्टर बासु ने अपनी एमबीबीएस एंड एमएस किया है सर्जरी में ईएनटी से। और वो अभी लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में वर्किंग है। कुछ समय आपने एमएस जब किया तब भी सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में भी आपने कई मतलब 1-2 साल काम किया ना एमएस के साथ जी। साथ। जो एमएस होता है वो 3 साल का कोर्स रहता है हम्म। एमबीबीएस के बाद। तो 3 साल मैंने सफदरजंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की एमएस। उसके हम्म। बाद 3 साल वहाँ पे मैंने एसआरशिप भी किया है। ओके। तो सीनियर रेजिडेंट। जी So जी, सीनियर रेजिडेंट। I met Dr. Vasu at there in Safdarjung Hospital because I have some issues with my nose. So मैं तभी डॉक्टर वासु के टच में आया था। तो पॉलिसी ये होती है कि आप हॉस्पिटल में जब आपका अपॉइंटमेंट होता है, आप जब अपने कोई ऑपरेशन करवाना हो तो आपको एक नंबर मतलब कंफर्मेशन कॉल के लिए एक नंबर दिया जाता है। तो वहां से हम मेरे पास नंबर था डॉक्टर साहब का, तो मैंने कहा क्यों ना डॉक्टर साहब से बात की जाए अपने चैनल पे और व्यूअर्स को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए उससे। तो डॉक्टर वासु बेसिकली रहने वाले बेंगलोर के हैं और अभी लखनऊ में अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे ईएनटी में आपने किया है एमएस, और एमबीबीएस तो जो जी जी। होता है वो तो जनरल सभी मतलब डिजीज का होता है। वो बैचलर्स। एमबीबीएस वही है, बैचलर्स डिग्री है। हम्म। 5.5 साल होता है एमबीबीएस। हम्म। उसके बाद फिर 3 साल का होता है स्पेशलाइजेशन, जो ओके। कि या तो डी होता है जो मेडिकल ब्रांचेस है, और एमएस हाँ। होता है जो सर्जिकल ब्रांचेस है सही। उसमें। जी। ठीक है। तो जैसे कि एमएस किया है तो सर्जरी आप मतलब ऑपरेशन काफी काफी किए होंगे ऑपरेशंस तो और ओटी जी में ही बिल्कुल। ज्यादातर टाइम बीतता होगा। जी तो जी बिल्कुल। तो डॉक्टर वासु पहला क्वेश्चन तो मेरे पास यही है कि कभी कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको देख के मतलब आपकी तो वैसे ट्रेनिंग होती है कि आप लोग पेशेंट से ज्यादा अटैच ना हो, एकदम अपना फोकस उन पे उनको सही ठीक करने में लगाएं। तो कभी ऐसा कोई केस जी। आया है जिससे मतलब आपको थोड़ी सी वो हो गई हो, हमदर्दी हो गई हो, या फिर ये कहने के लिए कि अरे बहुत सीरियस केस है ये तो कैसे हैंडल होगा, किस तरीके से, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं, है? लाइक पेशेंट्स, देखिए हम जब वहाँ पे सफदरजंग में काम करते हैं, दैट इज अ रेसिडेंसी। रेसिडेंसी का मतलब है कि आपको ऑलमोस्ट 48 घंटे एट अ स्ट्रेच हॉस्पिटल में ही रुकना होता है। ओके। तो जब आप रुकोगे हॉस्पिटल में उतनी देर तक, तो पेशेंट्स भी होते हैं, उनके अटेंडर्स भी होते हैं। अब हम्म। आप इतना के साथ बिता रहे हो, तो यू स्टार्ट गेटिंग क्लोज टू उनके साथ ना। हम्म। एंड कुछ डिजीजेस हैं, जैसे आप सुने होंगे ब्लैक फंगस वगैरह, जो कोविड के टाइम पे आ रहे थे। तो ये जो है ना, ये ठीक होने में काफी टाइम लगता है। मान के चलिए महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाते हैं, क्योंकि हम्म। पेशेंट्स जो आते हैं उनका ऑलरेडी इम्यूनिटी भी कम होता है, ये सब। तो हम्म। आई यूज टू, मतलब मुझे इतना वो लगता था कि इनके जो, मान लीजिए जो भी पेशेंट के साथ है, उनका बेटा हो या उनका भाई हो, पूरा टाइम लगे रहते थे उनके लिए, उतना केयर, अपना काम धंधा सब छोड़ के उन्हीं के साथ, उनके सेवा में। तो दीज थिंग्स टच अस, है ना, हम्म। कि हम जितना कर रहे हैं वो उनसे ज्यादा ही कर रहे हैं पेशेंट के लिए, क्योंकि उनका खुद का पेशेंट है ना। हमें तो मान लीजिए 40-50 पेशेंट देखने हैं, उनको एक ही पेशेंट को देखना है। तो हम्म। यू अटैचमेंट तो बन ही जाता है पेशेंट के अटेंडर के साथ। तो जैसे एमबीबीएस में कोई मतलब ऐसा ये, या देखो जैसे मैंने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में, तो हमको सिखाया जाता है कि जी किस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे आप, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को आप फेस करेंगे। तो जैसे एमबीबीएस में कोई ऐसा कोर्स होता है कि डॉक्टर्स को ये सिखाया जाए कि ये पेशेंट से अटैच ना हो, या फिर आप धीरे धीरे डील करते जाते हो पेशेंट्स को अपने आप, फिर ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ साथ आती है? नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बट मतलब पहली बात तो कि अटैच नहीं होना है वो गलत फहमी है। अटैच अच्छा। होगे तभी तो उनके लिए सोच पाओगे, है ना। तो हाँ। बट यही है कि यू सी इट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, के ये है बीमारी, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, उसमें जो बेस्ट है वो करूँ। हम्म। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू गो विद दैट, सफल रहता है सारी चीजें। बट जैसे कि आपको पता ही है, ह्यूमन बॉडी कोई मतलब गाड़ी तो है नहीं कि एक पहिया खराब हो गया, नया पहिया बिठा दिए, चलने सही लगे। सही एवरीवन इज बात है। डिफरेंट, हम्म। अलग है। तो जो आपका बेस्ट ट्रेनिंग है, उसी को लेके आप बस पेश करिए पेशेंट के पास। उसी से मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा सक्सेस ही मिलता है।
और जैसे मतलब कई बार ऐसा होता है, तो ऐसा कोई केस हुआ हो उसके बाद फिर घर पे आके आपका मतलब रूटीन कैसे रहता है, कैसे आप अपने अंदर की जो मेंटल पीस है या कामनेस है, या फिर कल फिर से वही चीज करनी है, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, हाउ यू डील विद योर सेल्फ आफ्टर दैट? नहीं, ये जो बात आपने बताया वो उस लाइन में है कि जब आप रोज इतना बीमारी वगैरह देख रहे हो, तो हम्म। उसमें बाद में घर आके आपको इन चीजों से थोड़ा स्विच ऑफ करना पड़ता है। नहीं तो शुरू शुरू में ऑब्वियसली होता है, बट धीरे धीरे करके वो चीज ठीक रहता है। तो यू कीप योर काम का जगह और घर का जगह अलग रखना पड़ता है वो। तो आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, या फिर मेडिकेशन क्या करते हैं जैसे? देखिए उस टाइम पे क्या होता था, हम सफदरजंग में जब जाते थे वो 6:30 बजे पहुंचते थे, मान लीजिए सोमवार को सुबह। फिर हम्म। लौटते थे मंगलवार को रात के, मान लीजिए 9:30 10 बजे के बाद। तब आके आदमी ना कुछ सोचता है ना कुछ करता है, बस सो जाता है। सो ठीक जाता है। है, सो जाते हैं। फिर उसके हम्म। बाद फिर दोबारा बुधवार को सुबह उठ के 6:30 बजे जाना पड़ता है। तो हम्म। बस वही 8 में वो जो 6 7 घंटा मिल जाता है, उतने में आदमी को और कुछ करने का नहीं रहता है। वो बस दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है उस टाइम में तो। ठीक है, अब थोड़ा सा बैक चलते हैं आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ। तो जैसे आई जी। थिंक इतनी आवर्स की ड्यूटी होती है, तो इसीलिए इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है नीट वाला, वो भी इसीलिए जी। बहुत टफ बनाया गया है कि स्टूडेंट्स हो या फिर जो प्रोफेशनल हो, उसको बैठने की या काम करने की या दिमाग इतने समय तक एक्टिव रखने की आदत पड़ जाए। क्योंकि यूजली हमारा अटेंशन पीरियड तो 1 घंटे का होता है, लेकिन आपको काम करना हम्म। है। कैसा भी केस हो सकता है, 8 घंटे का भी केस हो सकता है, 4 घंटे का भी केस हो सकता है कोई ऑपरेशन में। तो आई थिंक जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है कि आप कितना अटेंशन रख सकते हो अपने आप को, कितनी देर तक आप फोकस्ड रह सकते हो। तो उसके बारे में बताइए, अपनी नीट की लाइफ के थोड़ी बहुत जो भी आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। देखिए जब इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, तब जायज सी बात है कि वो एग्जाम थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहेगा ही, थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा ही। हम्म। बाकी डिफिकल्ट होना भी चाहिए, क्योंकि भविष्य में जाके ये लोग किसी के जिंदगी के साथ ही उनके हाथों में होंगे। तो हम्म। आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके कोई रिश्तेदार ऐसे किसी डॉक्टर के पास चले जाए जिनका मतलब अच्छे से वो हुआ नहीं हो। तो हम्म। वो तो है ही, बट बाकी मतलब ये मेंटल टेस्ट ही है ज्यादा, कि हम्म। आप कितने देर तक वो मतलब अपने आप को मतलब उस कंसंट्रेशन के लेवल में रख सकते हो कि आप वो एग्जाम दे पाओ। बट हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहूँगा इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो होता है या फिर मेडिकल लाइन में ही है, वो है कि रिवाइज करना जरूरी है। जितने हम्म। रिविजन्स आप दोगे उतना हम्म। सही रहेगा। एंड एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो भी हो, चाहे नीट हो या कोई और मतलब उस टॉपिक का ही एमसीक्यू एग्जाम हो, उसमें है कि आपको वो फ्लो आना चाहिए एमसीक्यू उस स्पीड में सॉल्व करने का। मतलब क्या कहते हैं उसको, अ, अगर आपको सही जवाब पता भी ना हो, एटलीस्ट आपको जानना चाहिए एलिमिनेट कि करना। कौन सा जवाब। हाँ, हम्म। एलिमिनेट करना। तो वो हम्म। चीज तभी आएगा जब आप मतलब बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है डॉक्टर वासु, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने दिल्ली में जैसे सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है, और आपने जी। एमआरसीएस किया है लंदन से। तो एक बार जी। जी। एमआरसीएस के बारे में बताना आप मुझे, और फिर ये बताइए कि जो मेडिकल की पढ़ाई है, जैसे आईआईटी हम्म। एमआईटी के बारे में, तो जैसे मैं साइंस से हूँ तो मैंने पढ़ रखा है सारा, कैसे क्या वहाँ करिकुलम होता है, ब्रिटिश करिकुलम क्या है, या फिर ये सब। लेकिन मुझे मेडिकल की पढ़ाई के बारे में जानना है कि जैसे जो इंडिया में पढ़ाई होती है और बाहर जो पढ़ाई होती है, वो किस तरीके से डिफरेंस है उनके बीच में, और एमआरसीएस को भी बता दीजिएगा एक बार। एमआरसीएस का तो देखिए ये रॉयल कॉलेज है इंग्लैंड में। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स होते हैं सर्जन्स के लिए, और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस होता है नॉन सर्जिकल फिजिशियंस के लिए। हम्म। तो उन्हीं का मेंबरशिप एग्जाम रहता है। जो फिजिशियंस है उनका रहता है एमआरसीपी, और जो सर्जन्स रहते हैं उनका एमआरसीएस। तो हम्म। लंदन में है ये यूनिवर्सिटी, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स। वहीं से हम्म। मैंने एमआरसीएस प्राप्त किया है। बाकी 2 स्टेप का एग्जाम होता है। एक जो होता है इंडिया में बैठ के आप दे सकते हो, फर्स्ट स्टेप वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। हम्म। ठीक है। एंड उसका जो दूसरा स्टेप है वो आपको लंदन में जाके करना पड़ता है। उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, एंड लाइव पेशेंट काउंटर्स होते हैं जहाँ पे हम्म।
8 पेशेंट्स एंड उनके सिनारियोज दिए जाते हैं, तो उसी के आधार पे क्वेश्चंस वगैरह पूछी जाती है लाइव वहीं पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन इंडियन एजुकेशन एंड अब्रॉड एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन और अब्रॉड एजुकेशन में अब देखिए, इंडिया में बहुत ज्यादा ना, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा ज्यादा रट्टे पे दिया जाता थ्योरी है। थ्योरी थ्योरेटिकल हाँ, पोर्शन ज्यादा रहता है। थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको सब कुछ हमेशा याद आना चाहिए, ऐसा हम्म। एक है इंडिया में। अब हम्म। फॉरेन में जो मैंने देखा है कि वहाँ पे लोगों को हमेशा सब कुछ याद ना आए, एंड दे आर फाइन विद इट, क्योंकि है सबके पास किताब है, किताब हम्म। खोल के एग्जाम देते हैं वो लोग, बहुत कुछ है वहाँ पे। हम्म। यहाँ पे वो सारी चीजें खैर है नहीं, बट अदरवाइज क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विस जो मैं बोलूँगा, इट इज़ वेरी गुड इन इंडिया। मतलब हाँ। अगर आप ट्रीटमेंट वो लेंगे, तो ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट आपको देने का जो कैपेबिलिटी होगा, दैट इज वेरी गुड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में इतने सारे पेशेंट हैं। अब हम्म। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, हमने इतने पेशेंट देख चुके हैं, इतने पेशेंट्स पे सर्जरीज कर चुके हैं। तो हम्म। जब आप इतना देखेंगे करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है, जिस आदमी ने मान लीजिए वहाँ पे कम केसेस किए देखे हैं, उनसे बेटर ही हो जाएंगे। वो तो बिल्कुल। जस्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। हम्म। और मुझे लगता है कि वहाँ पे एक्सपेंसिव भी जगह है वैसे यहाँ पे। आप सफदरजंग में आए थे, है ना? तो हाँ। आपको पता होगा सफदरजंग में कितने पेशेंट आते हैं पर रूम। और वो तो तो वह लाइन, बहुत रश है। वो मुझे तो पता था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कईयों को पता नहीं होता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, कि वो सुबह 4 बजे से फैमिली मेंबर्स के साथ बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। आगे हो वही जाते थे। वही। और मुझे लगता रात है भर रुकते भी हाँ हैं पेशेंट वहाँ अगले दिन बिल्कुल। दिखाने के लिए तो। हम्म। क्योंकि मैं भी 3 4 दिन एडमिट रहा हूँ, तो मेरे भी अटेंडेंट ओके ही थे, मुझे जाहिर से पता है। और यहाँ पे आई थिंक एक्सपेंसिव भी नहीं है उतना ट्रीटमेंट जितना कि फॉरेन बिल्कुल भी कंट्रीज। एक्सपेंसिव नहीं है, हम्म। बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक स्टैंडर्ड केयर वाले देशों में से सबसे सस्ता है। हम्म। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि जो कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका वगैरह का, अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ से कई लोग आते हैं नी ट्रांसप्लांटेशन के लिए या फिर और कोई प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे प्रेफर करते हैं वो बहुत जगह से। इंडियन। आप सोचिए, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, ठीक है? ऐसा भी नहीं है मैं दिल्ली मुंबई में बैठा हूँ, लखनऊ में भी पेशेंट ब्राजील से आ रहे हैं, ओमान से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट। इंग्लैंड, मतलब अमेरिका का तो छोड़ ही दीजिए, वहां से तो आते ही हैं। तो हम्म। हर जगह से आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सही इलाज मिल जाएगा एट ऑलमोस्ट 1/10 द प्राइस या उससे भी हम्म। कम। एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे डिस्पेंस करने का जो स्पीड है ना, वो बहुत इजी है। अब आपको कुछ है, आपको सुपर स्पेशलिस्ट को भी दिखाना हो, आप हम्म। दिखा लेंगे, उसी दिन के दिन आपको मिल जाएगा सुपर स्पेशलिस्ट। अब हम्म। यूरोप वगैरह में क्या है, आप जाएंगे पहले एक जीपी के पास जाएंगे, हम्म। जीपी डिसाइड करेगा कि आपको स्पेशलाइजेशन वाले के पास भेजना है भी या नहीं। ठीक है उसके भी। बाद वो भेजेगा, कभी उसका डेट आएगा, जब तक तब तक आपका बीमारी भी ठीक हो गया होगा। तो हम्म। वो तो स्पीड तो है इंडिया में। तो ये तो हमारी पेशेंट की जो दिक्कतें हो गई। अब जो डॉक्टर्स क्या फेस कर रहे हैं इंडिया में, जैसे क्या है, अभी हम अगर किसी स्टार्टअप वाले से बात करें तो वो बताएगा कि गवर्नमेंट्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, हमें लोन नहीं हो पाते हम्म। हैं। लेकिन अगर हम मेडिकल साइंसेस में जाएं तो क्या हमें हमारी गवर्नमेंट इनफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है आप लोगों को, या फिर किसी स्टेज पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है जैसे इंडियन डॉक्टर्स को? वैसे तो कुछ खास मतलब रोड ब्लॉक है नहीं, बट हम्म। अब देखेंगे तो क्या कहते हैं, थोड़ा पेशेंट्स में ट्रस्ट आजकल कम हो गया है डॉक्टर्स के प्रति। ओके। चाहे वो थोड़ा मीडिया में नेगेटिव जो भी दिखाते हैं। अब देखिए, हम्म। गलत काम हर पेशा में कहीं ना कोई कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल। अब वो चीज़ें हाईलाइटेड होते हैं, एक हम्म। आध लोग करोड़ों में कुछ कर रहे हैं, वो दिखा हम्म। रहे हैं, उनसे हम्म। एक परसेप्शन चेंज होता है लोगों का। वही। तो उससे अब हम डॉक्टर्स का क्या है, अगर आप आ रहे हैं किसी के पास दिखाने हम्म। के लिए अपने शरीर का कुछ, तो उन पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। हम्म। हेलो, मैंने ये मैंने रुक जैसे गया है क्या? हाँ मैंने क्या? बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। नहीं, सब
सबकॉन्शियस माइंड अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, ट्रस्ट जी। बिल्ड करेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। पूरा मेडिकल साइंसेस भी कुछ नहीं कर सकती अगर आपका सबकॉन्शियस ही ये सोच के बैठा है कि मुझे ठीक ही नहीं होना है। तो कई बीमारी है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, मैंने एक डिजीज सुनी है कि बिल्कुल, उसमें क्या है, वो तो है। आपका मन ये मान लेता है कि मुझे अपने साइकेट्रिस्ट को या अपने जो थेरेपिस्ट को सारी चीजें बतानी ही नहीं है जिससे कि वो मुझे ठीक कर पाए। तो अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो पेशेंट्स कैसे ठीक हो पाएंगे? तो अभी जैसे इंडिया में नहीं, वो आपने तो आपका। मेन चीज़। अगर आप, हम्म। हम्म। हाँ, अगर आप आज, यस। नहीं बताइए। जी। ये आप कुछ कह रहे थे, बताइए। नहीं, नहीं, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कह रहा कि जैसे इंडिया में आपको कितना नहीं, टाइम नहीं, हो गया वही मैं प्रैक्टिस। कह रहा था। कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए इंडिया में? कितना टाइम किस प्रैक्टिस करते हुए जैसे एज मुझे अ। 8 साल। 8 साल। हाँ, 8 साल हो गए। अच्छा। तो अभी जैसे आप मतलब अपोलो में किस पोजीशन पे हैं और क्या काम रहते हैं आपके? आप ओपीडी में भी देखते हैं, कंसल्टेंसी? कंसल्टेंट पोजीशन, ओपीडी अच्छा। देखते हैं, और पेशेंट सर्जरी वाले पेशेंट्स के सर्जरीज करते हैं। हम्म। यही है। तो बेसिक रेमेडीज क्या हो सकती हैं आजकल अगर किसी को फिट रहना है, एक्सरसाइज के अलावा? जैसे आप आजकल तो पॉल्यूशन भी बहुत है, पॉल्यूशन का ही जैसे आप कोई एग्जांपल बता दीजिए कि जिससे लोग ठीक व्यवस्थित लाइफ जी पाए अपनी। पॉल्यूशन तो उसका मतलब एक ही बहुत है कि दिक- उसके उससे बच के रहो। कोई नुकसान कर रही, वो उसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं। अगर हाँ। मतलब बहुत ज्यादा भी ना हो, बाहर मत जाओ जाके हम्म। धूल वगैरह में, तो ये कोई मतलब बात की बात नहीं है। वो तो मेन चीज है, पोल्यूशन को कम करना है, पूरे देश को जोड़ के कम करना है उसमें। एंड हम्म। तो आपको पता ही है, आज से 10-15 साल पहले चाइना में भी इतना ज्यादा पोल्यूशन था, उन्होंने कम हम्म। कर लिया। ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं। तो हम्म। उम्मीद है हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा होपफुली। क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में पॉल्यूशन तो होगा ही एक बार, फिर वो धीरे धीरे होगा कैसे ही, होगा। मिटिगेशन हो रहा है, जी बिल्कुल। वो जरूरी बात है। अच्छा, आप अपना कोविड एक्सपीरियंस बताइए। जैसे कोविड में आप कहाँ पे थे और किस ड्यूटी पे थे मतलब, और कैसा रहा आपका कोविड 2 साल? क्योंकि बहुत परेशानी का दौर था वो, एक डॉक्टर्स के लिए भी कहीं ना कहीं। मैं कोविड में सफदरजंग में ही था मैं। एंड यस, अदरवाइज देखिए, मतलब हमारी तो ईएनटी वाले एकदम वो क्रिटिकल केयर में नहीं जाते हैं, जहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस कोविड पेशेंट्स आते हैं। बट हम्म। कोविड के बाद जब कोविड का थोड़ा उतना ज़्यादा, जो शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा खतरनाक सा था, धीरे धीरे कम होता गया। तो उसके हम्म। बाद बहुत सारे पेशेंट्स आते रहे जो जिनको कोविड है, बट हम्म। सिर्फ मान लीजिए सर्दी खांसी जुकाम गले में दर्द इन्हीं चीज़ों के साथ आते थे। हम्म। कोविड के बाद थोड़ा बहुत ये चीज़ें भी देखे गए कि थोड़ा कोई भी वायरल इन्फेक्शन के बाद हो सकता है ये चीज़ के थोड़ा कानों में सुनने की क्षमता कम हो जाए, या जो क्या कहते हैं स्मेल परसीव करने की क्षमता है वो कम हो जाए, टेस्ट में कमी कमजोरी आ जाए। ये सारी चीज़ें होते हैं वायरल इन्फेक्शन के बाद। तो हम्म। ये चीज़ें बाद में मान लीजिए जब कोविड हुआ था 2019 में हुआ था ना, 2019-20 में। 2020 तो में। उसके बाद, हाँ, तो उसके 2-3 साल बाद ये सारे दिक्कतें लेकर पेशेंट्स आने लगे कि तब जब कोविड हुआ था उसके बाद से उन्होंने नोटिस किया है कि ये सारी दिक्कतें हो रहे हैं। हम्म। तो बेसिकली जो इंडियंस हमारे जो जीन्स हैं, तो वो एक कंपैरिजन करें अगर हम किसी एब्रॉड जी। जीन्स से, तो हमारे जीन्स हेल्दी हैं मतलब? किस तरीके की जैसे समस्याएं आ रही हैं हमारे सामने आज, मतलब जो आने वाले भविष्य में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है। हम्म। जीन्स बिल्कुल हेल्दी है। प्रॉब्लम है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी है नहीं। हम ओके। जब भी कोई व्यक्ति के पास साधन हो कि वो मोटरसाइकिल या गाड़ी चला पाए, वो वही चलाता है। जब बट बाहर के देशों में वैसा नहीं है। अगर आप कोई भी यूरोप या कहीं पे जाएंगे, जापान वापान में लोग बहुत चलते हैं, पूरा दिन हम्म। चलते रहते हैं, चल चल के काम पे जाते हैं, चल के इधर आते हैं। कोई लिफ्ट नहीं यूज करता है, सीढ़ी चढ़ते हैं। तो हम्म। ये चीज जो है लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है आपको फिट रहने में। बाकी इंडियन हमारा जो डाइट है वो थोड़ा कार्बोहाइड्रेट हैवी है, थोड़ा हम्म। प्रोटीन कम रहता है हमारे डाइट में। तो इन चीज़ों को थोड़ा अगर हम इम्प्रूव कर पाए कि थोड़ा प्रोटीन बढ़ा लें एंड हम्म। थोड़ा एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट कर ले लाइफस्टाइल में, अदरवाइज कोई जीन्स में तो कुछ नहीं है।
अपने एंड से जो मुमकिन है उतना कर लेना चाहिए बस। बाकी जीन्स तो है, ठीक है, बढ़िया है जीन्स, कोई दिक्कत नहीं है जीन्स में। ये चीज आईआईटी वालों ने बहुत अच्छा कर रखा है कि कैंपस में उनके अंदर उनके कैंपस में कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसको बाइक अलाउ नहीं है, मतलब वो साइकिल हम्म। से ही चलेगा। तो वहां पे मैं देखता हूँ प्रोफेसर्स भी काफी ज्यादा साइकिलिंग करते हैं, तो वो एक अच्छा कल्चर है, मतलब साइकिलिंग से आप जा रहे हैं ऑफिस और अपना। बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल। हाँ भाई, ये कैंपस में तो रह सकते हैं, अब जैसे कैंपस के बाहर अब अगर आप जाओगे तो फिर साइकिल से यहाँ थोड़ा सा, दिल्ली का ट्रैफिक तो थोड़ा सा ठीक नहीं है साइकिलिंग के लिए पीक आवर्स में। हाँ हाँ, वो वही वही मैं बोल रहा हूँ। दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं है, इससे भी ज्यादा है। आप देखेंगे कुछ जगहों पे फुटपाथ भी नहीं है अच्छे से चलने का, और जो फुटपाथ है उसके ऊपर से भी बाइक वाइक आ जाते हैं। तो हम्म। इट्स मतलब उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है चलने के लिए इंडिया में। तो वो चलने का कल्चर लाना है कि हम्म। लोग ज्यादा चलना फिरना स्टार्ट करें। तो हम्म। धीरे धीरे दैट विल ऑल्सो हेल्प। बट अदरवाइज जब तक वो नहीं हो अपने लेवल पे ही चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, जिम ज्वाइन करना, दीज ये सारी चीजें हेल्प करेंगे आपको। हम्म। तो आप जैसे अब आपका लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे आप अभी हैं, तो एज अ डॉक्टर आप जी क्या जी। चेंजेस पाते हैं प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट में? जैसे एज अ पेशेंट तो हम ये पाते हैं कि वहाँ फीस ज़्यादा है यहाँ फीस कम है, डॉक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा लगता है हमको। ऐसे एम्स, जो एम्स में दिखाते हैं आप, अम, उसमें आपके लिए वो क्या डिफरेंसेस हैं? थोड़ा मतलब ये चीज आती है कि अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो थोड़े जूनियर डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग हॉस्पिटल्स है। तो उसमें हम्म। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ये सारे डॉक्टर्स तो आपको मिलेंगे। अगर हम्म। आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपको सीनियर डॉक्टर्स ही मिलेंगे। ये हम्म। एक है। बाकी एक है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना रश है दिन में, मतलब इतने हजार हजार लोग आ रहे हैं, तो हम्म। थोड़ा सर्जरी का डेट वगैरह मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। कि हम्म। मान लीजिए, क्योंकि इतने पेशेंट है, सबको अकोमोडेट करना उतना मुश्किल होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट में पेशेंट्स कम है ऑब्वियसली, तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। यही हम्म। है, अदरवाइज और एज अ जो डॉक्टर काम जैसे, एज अ डॉक्टर जैसे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है कुछ वर्किंग आवर्स की, जैसे आपने बताया कि सफदरजंग में आपने 48 आवर्स की शिफ्ट की है, तो जैसे प्राइवेट वो देखिए वो चीज़ हॉस्पिटल। थोड़ा पीजी टाइम पे ही होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके हम्म। बाद सरकारी हो प्राइवेट हो वैसा तो नहीं रहता है। हम्म। अनलेस आप वैसे कोई डिपार्टमेंट में हो, जैसे कि मान लीजिए आप न्यूरो सर्जरी में हैं या फिर हम्म। आप गायनिकोलॉजी में हैं। हम्म। उसमें तो समय का कुछ वो नहीं है। उन पूरी रात भर उनका काम चलता रहता है, हम्म। बहुत हेक्टिक रहता है वो। वही समाज के दो पिलर्स हैं, एक पुलिस एक डॉक्टर्स, जिनका 9 to 5 नहीं होता है। हाँ हाँ, 9 to 5 आजकल वैसे किसी का भी नहीं होता है। हम्म। वो तो सबका ही हाँ। तो मान के। थैंक यू सो मच डॉक्टर वासु, आपने हमें समय दिया आज और कई सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली। होप कि आप हमसे जी जुड़े रहेंगे आगे भी, जैसे जैसे हमारा चैनल बिल्कुल। ग्रो होगा तो ऑडियंस भी आएगी, तो ऑडियंस आएगी तो प्रॉब्लम्स भी लेके आएगी। तो हम जी जी जुड़े रहेंगे बिल्कुल आपसे, बिल्कुल। और आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। थैंक यू सो मच फॉर ओके। वॉचिंग माय वीडियो। ठीक।